औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वशः तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम। इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष और जिन्होंने बड़े उदारतापूर्वक मेरा इतना विराट परिचय दिया जिसके मैं पात्र नहीं हूँ, ऐसे आदरणीय रमेश पांडे जी, स्नेह के कारण ऐसा हो जाता है। आदरणीय कविवर्य रमाकांत शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, माता, भगिनी और बंधुओं, मैं आपके सामने संस्कृत में बोल भी नहीं पा रहा हूँ। यही बात बताती है कि मेरा जो परिचय दिया गया है उसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मेरा परिचय है कि मैं कार्य करता हूँ, ना तो कोई मैं विद्वान हूँ, ना तो कोई मैं अध्येता हूँ। मेरा सारा जीवन कार्यकर्ता के रूप में मैंने किया है। और इसलिए जब आदरणीय आचार्य वरखेड़ी जी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसमें आपको आना है, तब एक कार्यकर्ता के लोभ के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। शिक्षा क्षेत्र में 2012 से कार्य करने का दायित्व मिला है। तब से भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से एक बार भारतीय बनाने के प्रयत्न में हम लोग लगे हुए। 1000 से अधिक विश्वविद्यालय आज भारत में काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की बात की है तो 44,000 से अधिक महाविद्यालय भारत में कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों की संख्या लाखों में है। छात्रों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। उच्च शिक्षा में लगभग 4.5 करोड़ छात्र भारत में शिक्षारत है। और उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारा GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये केवल 29% है। यानी 70% से अधिक 18 से 22 आयु वर्ग के युवा अभी भी महाविद्यालय में पहुंचे नहीं है। ये आज की वर्तमान की तिथि है, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में जब हम हैं। और ऐसी परिस्थिति से पुनरेव भारत को यदि विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित यदि करना है तो वातावरण बदलना पड़ेगा। और वो वातावरण, यह ज्ञान को पोषक वातावरण भारत में उत्पन्न करना पड़ेगा। यदि ब्रिटिशों की शिक्षा व्यवस्था आने से पूर्व यदि भारत संपूर्ण साक्षर था तो उस साक्षरता के आधार क्या थे? यदि ब्रिटिश सर्वेक्षण बताता है कि 7 लाख गांवों में और शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि प्रत्येक जाति वर्ण की बालक बालिका को सामान्य शिक्षा मिलती थी, और अंग्रेज लिखते कि 100% भारत साक्षर था 1823 में। और 1947 में स्वतंत्रता के समय यदि वह साक्षरता केवल 18% रह गई, 82% भारत को निरक्षर करने का काम करके अंग्रेज चले गए, तो स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद हमने वही 82% छात्रों को निरक्षर करने वाली शिक्षा पद्धति को ही क्यों लागू किया? 100% साक्षरता वाली समाज पोषित, विकेंद्रित, आचार्य केंद्रित, आनंद केंद्रित, अध्ययन केंद्रित शिक्षा पद्धति का पुनः प्रतिष्ठा क्यों नहीं? यह प्रश्न लेकर के हम समाज के अंदर काम करने का प्रयत्न करते, आधुनिक शिक्षा में अधिक काम करने का प्रयत्न करते। 2016 से आचार्य रामचंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में गुरुकुलों को सूत्रबद्ध करने की एक विनम्र सेवा करने का प्रयत्न भारतीय शिक्षण मंडल ने किया गुरुकुल प्रकल्प के अंतर्गत। और हमारा इतना, जिसको कहना चाहिए, आंखें खुली की खुली रह गई जब हमने देखा कि आज भी इतने वर्षों के क्षण के बाद भी 10,000 से अधिक गुरुकुल इस देश में आज भी चल रहे। अपने घर में 4 छात्र 5 छात्रों का पूरा वह योगक्षेम वहन करते हुए और गृह गुरुकुल चलाने वाले हजारों आचार्य। कल ही मुझे एक आचार्य के बारे में पता चला कि इस महामारी के कालखंड में जब सारी तरफ से और मिलने वाला सहयोग बंद हो गया, केरल प्रांत में हमारे गुरुकुल प्रकल्प का दायित्व भी है, उसके बावजूद कल तक मुझे ये बात पता नहीं थी। घर में रह करके कुछ छात्रों का पूरा योगक्षेम वहन करते हुए और उनके लिए उनको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करने वाले ये गृह गुरुकुल चलाने वाले आचार्य, बीच के कालखंड में इतनी अधिक कष्ट हो गया कि पूजा में रखा हुआ शंख विक्रय करके उसके चावल खरीद करके बच्चों को खिलाने पड़े। इस परिस्थिति में, इस कष्ट के साथ जो गुरुवर और जो आचार्य आज भी गुरुकुल शिक्षा को जीवंत रख रहे हैं,
उनके साथ में कार्य करने का सुअवसर पिछले गत जन्मों की कुछ पुण्याई के कारण मुझे मिला है। इस कारण से मैं अपना परिचय कार्यकर्ता के रूप में देना चाहता हूं। एक और जो कार्य हमने भारतीय शिक्षण मंडल में प्रारंभ किया, वह प्रारंभ किया कि इस शिक्षा के भारतीयकरण के लिए ये जो इतना भव्य दिव्य रूप हमने भारत का देखा और सारे विश्व में था, जिसको विश्व मानता था, आने वाले सारे विदेशी प्रवासियों ने जिसका अद्भुत वर्णन करके रखा है, सोने का धुआं निकलता था वगैरह वगैरह बातें, यानी केवल ज्ञान के, योग के, अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी, अविद्या के क्षेत्र में भी, अपराविद्या के क्षेत्र में भी, अभ्युदय के क्षेत्र में भी सर्वोच्च शिखर को जो भारत ने प्राप्त किया था, उसका आधार क्या था? तो वह आधार जिस अन्वेषण, गवेषण, शोध के कारण था, उसकी पुनर्स्थापना भारत के समस्त शिक्षा केंद्रों में हो और शोध शिक्षण विधि का अंग बने। रिसर्च शुड बिकम द पैडागोजी ऑफ एजुकेशन। उसी के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति होती है। अनुभूति के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती और अनुभूति बिना प्रयोग के नहीं हो सकती। और प्रयोग के लिए, जिसको हम आजकल हिंदी में अनुसंधान कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, इस नाम से, कि इस शोध दृष्टि की पुनः प्रतिष्ठा हो, रिसर्जेंस हो, ये फिर एक बार विश्व प्रतिष्ठित हो जाए, इसके लिए भारत के समस्त शिक्षा केंद्रों में, मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, 1000 से अधिक आज देश में विश्वविद्यालय चल रहे, वर्ष भर में 30,000 से अधिक पीएचडी की उपाधि प्रदान कर रहे हैं। 30,000 पीएचडी। पिछले साल जब मैंने वो AISHE के रिपोर्ट में देखा, तब मैंने किसी कुलपति के साथ ही अल्पाहार चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि बहुत बढ़िया, इतना जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं कि 5 साल में देश की सारी समस्या सुलझ जाएगी। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा 1.5 लाख से ज्यादा समस्या थोड़ी होगी, 30,000 एक साल में आप सुलझा रहे। बोले समस्या सुलझाने का? मैं कहा पीएचडी तो तभी मिलती है ना जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम लेकर के उसको सॉल्व करते तब तो पीएचडी देते हो। 30,000 पीएचडी प्रदान की तो 30,000 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गए होंगे। आप सब लोगों की हंसी बता रही है कि यह सत्य नहीं है, किंतु यह होना चाहिए। अगर यह होना चाहिए तो हम भारतीय शिक्षण मंडल में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। जब हम समस्या पर विचार करते हैं तो चिंता होती है, जब समाधान पर विचार करते हैं, उपाय पर विचार करते हैं, तब चिंतन होता है। इसलिए हमने कहा कि चिंतन करेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है पर बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए इन विश्वविद्यालयों को एकत्रित करके शोध करने वालों की दृष्टि का परिवर्तन, उनके भाव का परिवर्तन, उनके उद्देश्य का परिवर्तन। पर्पस ऑफ रिसर्च शुड चेंज, देन द मेथोडोलॉजी विल चेंज। जब तक उद्देश्य ठीक नहीं होता तब तक विधि ठीक नहीं हो सकती। इसलिए उसको लेकर के हमने काम करना शुरू किया, और जब उसके लिए काम करना शुरू किया तो बहुत अच्छा प्रतिसाद सारे शिक्षा जगत से मिला। आज 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ में अनुबंध के साथ शोध का, भारत केंद्रित शोध के अनेक प्रकल्पों को चलाने का कार्य इस रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के अंदर हो रहा है। किंतु सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती हमारे सामने है तो वह चुनौती है कि शोध के लिए भारत केंद्रित विषय चुनना भी सरल है। हमने 550 से अधिक विषयों की सूची बना ली, हर विषय में, चाहे शास्त्र के विषय हो यानी साइंस के विषय हो, चाहे व्यवस्थापन के, प्रबंधन के विषय हो, मैनेजमेंट के, चाहे शिक्षा के विषय हो, चाहे ह्यूमैनिटीज जिसको आजकल कहते हैं, उन सामाजिक शास्त्रों के विषय हो। उन सारे विषयों में भारत की आवश्यकता के अनुसार क्या शोध होना चाहिए उसको लेकर के सूची बना ली। वो बड़ा सरल था। विधि में बहुत सारे परिवर्तन कर लिए कि पीएचडी की गाइडलाइंस बदलने की बात की, और आज हमको इस बात का हर्ष है कि अभी यूजीसी ने भी जो नई पीएचडी की गाइडलाइंस अभी जिसका ड्राफ्ट दिया है, जिसके अंदर अभी वो हम सब लोगों से अनुशंसा भी मांग रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें जो RF में हम करते थे वो उसमें सम्मिलित हो गई, ताकि पीएचडी ये लचीला हो जाए, करने योग्य हो जाए, सही शोध उसमें हो सके। ये सारी बातें की, ये सारे करना अपेक्षाकृत सरल था। लोग तैयार थे। लोगों को कठिनाई दिख रही थी, लोगों को कठिनाई दिख रही थी कि विषय को एक बार पंजीकृत कर लेने के बाद में शोध कहां होता है, फिर तो उस विषय को सिद्ध किया जाता है। हाइपोथेसिस पहले ही तय कर लिया कि ऐसा ऐसा है, और शोध का टाइटल पहले डिसाइड कर लिया पीएचडी का, और बाद में शोध करने लगे। शोध करते करते पता चला मेरा टाइटल गलत है, तो उसको ठीक नहीं कर सकते। वो RDC होगी क्या होगी बोले नहीं कर सकते। नागपुर विश्वविद्यालय में इस बात को लेकर के लड़ाई चल रही, ऑफ की फॉर,
टाइटल ऑफ रजिस्टर हो गया, बाद में उसको लगा ऑफ नहीं होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, प्रीपोजिशन चेंज नहीं कर सकते, बोले अब तो ऑफ वाली पीएचडी मिलेगी, नहीं तो फिर से 5 साल करो। अब ये बातें ठीक करना अपेक्षाकृत ठीक था, सब लोग तैयार थे। यूजीसी चेयरमैन को समझ में आ गया, उन्होंने पीएचडी गाइडलाइन में उसको ले आए तो सब जगह बदल जाएगा। किंतु सबसे कठिन बात जो थी और जो अभी भी कठिन है और जिसके लोभवश में आपके बीच में आया हूं और जिसमें आप सब लोगों के सहयोग के बिना हम उसे कर नहीं सकते, क्योंकि वह काम केवल और केवल संस्कृत के आचार्य ही कर सकते हैं, वह है शोध की दृष्टि का परिशोधन करना, उसका संशोधन करना, उसका परिमार्जन करना। उसके उद्देश्य के अंदर ही जो गड़बड़ हो गई है, जो मिलावट उसी में हो गई है। शोध का उद्देश्य क्या? भद्रम इच्छन्त ऋषा नहीं रहेगा, कल्याण नहीं, कल्याणकारी विज्ञान नहीं है। आज साइंस कल्याणकारी नहीं है। आज जब से बौद्धिक संपदा की बात होने लगी और जब से पेटेंट की बात होने लगी, तब से कमर्शियलाइजेशन इज द पर्पस ऑफ रिसर्च। व्यापारीकरण के लिए शोधन करना है, व्यापारीकरण के लिए अन्वेषण करना है, व्यापारीकरण के लिए नया कुछ खोजना है या फिर युद्ध के लिए खोजना है। दो ही बातों के लिए सारे विश्व में आज रिसर्च हो रहा है। और इसलिए हमने देखा कि इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी, अभी कल ही रिपोर्ट आई है वो फाइजर के वैक्सीन को लेकर के, इतनी बड़ी महामारी के अंदर जब लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खेलने से भी वो नहीं, उनका अभी परसों 80,000 पृष्ठों की रिपोर्ट आई है उनके टेस्ट के ऊपर और उसमें पता चला कि फाइजर की वैक्सीन ये केवल 12% प्रभावकारी है। यानी 100 लोगों को वैक्सीन दी तो केवल 12 लोगों पर उसका अच्छा असर हुआ, बाकी 88 लोग उस वैक्सीन के कारण कोरोना से बच नहीं पाए। जिस फाइजर वैक्सीन को, अमेरिका की वैक्सीन को इतना बड़ा माना गया, उसके आगे कोवैक्सीन की रिपोर्ट 88% की, एग्जैक्टली अपोजिट। किंतु व्यापारीकरण के नाम पर वो फाइजर ने देशों को खरीद लिया, वेनेजुएला जैसे देश को खरीद लिया उसने। ये जो शोध की दृष्टि सभी विषयों में, सामाजिक शास्त्रों में भी, अभी चंडीगढ़ से कुछ लोग आए थे, उनसे चर्चा हो रही थी किस प्रकार शोध के केंद्रों का उपयोग देश विघातक कार्यों के लिए किया जा रहा है। अर्थशास्त्र में होने वाला, समाज शास्त्र में होने वाला, समाज को जोड़ने वाला शोध हो ही नहीं रहा, समाज को तोड़ने वाला शोध हो रहा है। ये यदि बदलना है तो उसके लिए शोध का उद्देश्य बदलना पड़ेगा और शोध की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और उस शोध की दृष्टि और उद्देश्य का परिशोधन करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि वह ताकत, वह शक्ति केवल संस्कृत के अंदर है। वह संस्कृत का अर्थ ही वो है, परिशोधन करते हैं तभी। तो परिशोधित परिमार्जित दृष्टि सारे शिक्षा जगत की आईआईटी के लोगों की शोध दृष्टि को परिमार्जित करने का काम संस्कृत विश्वविद्यालय को करना पड़ेगा। यह दायित्व लेना पड़ेगा। यह आपके ऊपर दिया गया आपकी परंपरा का दायित्व है। गत कितने जन्मों के ऋणानुबंध के कारण, कितने जन्मों के सौभाग्य के कारण आप संस्कृत के अंदर अध्ययन के लिए प्रवृत्त हुए, प्रेरित हुए और संस्कृत के आचार्य बने हैं। अब विश्व का कल्याण करना आपका दायित्व है। और जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, एक दिन वो सारे तपस्या से और सारी साधना से निराश होकर के स्वामी जी ने कहा कि आपके चक्कर में मैं बड़ा बुरा फंस गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो ठाकुर ने उनको रोक करके उनकी उंगली पकड़ करके और उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तू तो क्या, तेरी हड्डियां भी ये कार्य करेगी, अस्थियों को भी ये कार्य करना पड़ेगा। आपने संस्कृत का खाया है तो आपकी अस्थियों को भी ये कार्य करना पड़ेगा कि भारत के शिक्षा जगत की शोध दृष्टि का परिमार्जन किया जाए। वह तप दृष्टि, वह तपोवन दृष्टि, वह तप करने की जो अंदर की एक शक्ति है, उस शक्ति का जागरण पूरी शिक्षा जगत का यदि करना है तो संस्कृत के आचार्यों को करना पड़ेगा। वह भिक्षा मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, आपको कुछ बताने का, आपका कुछ मार्गदर्शन करने का, आपके कोई विद्वत्तापूर्ण बात करने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं नहीं मानता, आप मानते हो इसलिए मेरे को मंच पर खड़ा किया, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं जानता हूं, मैं यहां पर केवल और केवल भिक्षा मांगने के लिए आया हूं एक कार्यकर्ता के नाते, और वो भिक्षा है आपकी दृष्टि मुझे चाहिए, आपका अध्ययन मुझे चाहिए, आपका समय मुझे चाहिए, ताकि इन सारे महामूर्खों की दृष्टि को ठीक किया जा सके। सारा विश्व उस मूर्खता के कारण आज विनाश के कगार पर आकर के टिका हुआ है।
वह मानवीय दृष्टि ना होने के कारण, वह कल्याणकारी दृष्टि ना होने के कारण मनुष्य और पशु के बीच का भेद भूल गए। पाश में बंधे हुए पशु के लिए जो योग्य है उस प्रशिक्षण को, उस ट्रेनिंग को आज शिक्षा नाम से बेच रहे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम पर। और हम सब लोग इतने बड़े बड़े विद्वान, तैतरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली का अनुगमन करने वाले लोग उस पंचाधिकरण को आज के एनसीएफ में कैसे लागू करेंगे, इस पर कौन विचार करेगा? आप ही बता सकते हैं, आप ही उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज सारा विश्व अब सुधारते हैं। आज उनके अंदर वो तृष्णा है, वो चाहते हैं कि ये दृष्टि बदले। उनको पता है कि ये सत्य नहीं है, उनको पता है जिस दिशा में अपन जा रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है। फिर चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, चाहे मानविकी की हो, चाहे प्रबंधन की हो। आईआईएम जैसे बड़े बड़े प्रबंधन संस्थान खोल रखे हमने, लेकिन एक भी ऐसा उद्योजक खड़ा नहीं कर पा रहे जो कंबू ऋषि जैसा जाकर के कंबोडिया को खड़ा कर दे। वो व्यापारी था ना, वो आपकी सत्यनारायण की कथा में व्यापारी जाता था ना। सारे देश विदेश में जिन्होंने जाकर के संस्कृति को फैलाया, और आज अंगारकोट में भी इतना बड़ा शिव मंदिर है अंकोर वाट में, तो वो खड़ा करने वाले व्यापारी थे हमारे। उन उद्योजकों जैसे उद्योजक आज क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे? क्योंकि वह व्यापार की, उद्यमिता की दृष्टि भी समाप्त हो गई, और वो देने का काम संस्कृत के आचार्यों को करना पड़ेगा। वो काम हमारे आचार्यों ने किया, इसलिए भारत जगत गुरु था। और इसलिए आज यदि भारत को पुनरेव जगत गुरु बनाना है तो आचार्यों को वो अपने अंदर दायित्व लेना पड़ेगा। जिस श्लोक से मैंने प्रारंभ किया था उसी के अर्थ के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। महाभारत में अश्वमेध पर्व में अनुगीता नाम का एक प्रसंग आता है, जिसमें अश्वमेध के बाद में सारे पांडव कृष्ण के साथ में बातचीत कर रहे, थोड़े रिलैक्स मूड में है, सारा काम हो गया, युद्ध जीत लिया, उसके बाद अश्वमेध भी हो गया। और सारा आयोजन पूरा होने के बाद 3 दिन के बाद में जब आप कार्यकर्ता लोग एकत्र बैठ करके जैसे बात करेंगे इस उत्कर्ष के महोत्सव के पूर्ति के बाद में, वैसे बात कर रहे। और उस बीच में अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि वो रणभूमि में 11 अक्षौहिणी सेना के सम्मुख खड़े होकर के आपने भगवत गीता सुनाई थी, और उसमें बार बार आप उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय कह रहे थे 25-27 बार। तो उस कारण से उसमें से बहुत सारी बातें उस यज्ञ की धुमस चक्री में भूल गया। आप एक बार उसकी रिवीजन करा दीजिए। तो वह जो अनुवर्तन है वो अनुगीता है, और उस अनुगीता का यह श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं औषधादि अन्य अन्य नाना विद्याश्च सर्वशः, ऐसी सभी विद्याओं में तपसा इव प्रसिद्धंति, उसमें सिद्धि से भी आगे प्रकर्षेण सिद्धते। यदि ऐसा होना है ठीक ढंग से, एक्सपर्टाइज भी नहीं, एक्सपर्टाइज से आगे भी इंट्यूशन के स्तर पर यदि जाकर के उस विद्या के अंदर आपको प्रावीण्य नैपुण्य प्राप्त करना है तो तपसा इव, केवल मात्र तप से ही हो सकता है, क्योंकि तपो मूलम ही साधनम। ये जो अनुगीता का संदेश है, यह रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के बोध वाक्य में हमने तपोमूलम ही साधनम डाला, क्योंकि हमारा मानना है रिसर्च का अर्थ है तप। फिर एक बार तपस्वियों का निर्माण करना पड़ेगा, फिर एक बार ऋषित्व को धारण करना पड़ेगा, हम में से प्रत्येक को ऋषि बन करके ऋषियों का निर्माण करना पड़ेगा, तब भारत माता फिर एक बार जगत गुरु होगी। इसलिए इन 30,000 पीएचडी करने वालों को भारतीय ऋषित्व की तप दृष्टि प्रदान करने का दायित्व संस्कृत के आचार्यों पर है। उसके लिए हमारा सहयोग करने की भिक्षा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।